नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हां दोस्तों, पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही है। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर में एबीपी न्यूज सी वोटर सर्वे से जुड़ी खबर आ रही है, जिसमें टॉप 5 सीएम में केजरीवाल, विजयन और उद्धव, 10 में भी योगी नहीं, 5 सबसे खराब में खट्टर का नाम। जी हाँ दोस्तों, देश में चर्चित मुख्यमंत्रियों की चर्चा होती है तो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्य का नाम आगे रहता है, लेकिन एक सर्वे के मुताबिक पसंदीदा मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में योगी का नाम टॉप 10 में भी नहीं है। एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे के मुताबिक ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को लोग सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। दूसरे नंबर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम है। वहीं बीजेपी के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का नाम खराब मुख्यमंत्रियों की सूची में सबसे आगे है। इस सर्वे में यह भी बताया गया है कि देश में चल रहे कई तरह के विरोध के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता कम नहीं हुई है। हालांकि केंद्र सरकार के कामों से सभी संतुष्ट नहीं है। इस सर्वे में टॉप 10 अच्छे मुख्यमंत्रियों में केजरीवाल और पटनायक के अलावा आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी, केरल के पी विजयन, महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे, छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, गोवा के सीएम प्रमोद सावंत और गुजरात के सीएम विजय रूपानी का नाम शामिल है। एबीपी और सी वोटर के इस सर्वे में उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को सबसे खराब मुख्यमंत्री बताया गया है। इसके बाद हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का नाम है। इस सूची में पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह, तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलनीसामी का नाम शामिल है। सर्वे की रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर अभी लोकसभा के चुनाव कराए जाते हैं तो जीत एनडीए की होगी। एनडीए के पक्ष में 58% लोग, यूपी के पक्ष में 28% और तीसरा मोर्चा के पक्ष में 14% लोगों ने प्रतिक्रिया दी है। बता दें कि 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले। इससे पहले एआईएमआईएम ने भी उत्तर प्रदेश में ताल ठोकने की तैयारी कर ली है। बिहार में सफलता के बाद अब ओवैसी बंगाल और उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। टीआरपी घोटाले के हवाले से आ रही है। बता दें कि मुंबई पुलिस का दावा, अर्नब गोस्वामी ने बार्क सीईओ को दी थी घूस। पीएमओ और राज्यवर्धन राठौर भी सवालों के घेरे में। बता दें कि मुंबई पुलिस ने टीआरपी घोटाले के केस में 11 जनवरी को सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें पुलिस ने रिपब्लिक टीवी के एडिटर अर्नब गोस्वामी और बार्क के पूर्व सीईओ के बीच व्हाट्सएप पर हुई बातचीत की स्क्रीनशॉट भी सबूत के तौर पर इस्तेमाल किए हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इस बातचीत में अर्नब गोस्वामी ने कई मौकों पर दास गुप्ता की तारीफ से राजनीतिक नेतृत्व से मध्यस्थता करने का प्रस्ताव दिया है। दोनों के बीच हुई चैट में प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर सूचना प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर तक का नाम लिया गया है। इसमें जुलाई 2017 की चैट में दास गुप्ता ने अर्नब को टीआरपी का डेटा तक भेजा है। पुलिस का आरोप है कि अर्नब ने रिपब्लिक टीवी के 2 चैनलों को सबसे ज्यादा टीआरपी के साथ दिखाने के लिए दास गुप्ता को भी पैसे दिए थे। मुंबई पुलिस ने इसे साबित करने के लिए सबूत होने की बात की थी। हालांकि इससे जुड़ी चैट उसने सप्लीमेंट्री चार्जशीट में शामिल नहीं की है। बता दें कि बार्क के टीआरपी की गणना के आधार पर ही टीवी चैनलों को मिलने वाले एडवर्टाइजमेंट के रेट तय होते हैं। मुंबई पुलिस ने दोनों के बीच हुई बातचीत के करीब 200 पन्ने अपने चार्जशीट में शामिल किए हैं। इन चैट्स में एक जगह बार्क सीईओ भाजपा के लिए किए गए एहसानों के बारे में बताकर संस्थान के खिलाफ की जा रही शिकायतों से पल्ला झाड़ते हैं। हालांकि अर्नब गोस्वामी उन्हें पीएमओ और अन्य मंत्रियों से मध्यस्थता कराने का प्रस्ताव देते हैं और दावा करते हैं कि सभी मंत्री उनके साथ है। दोनों की चैट में एएस नाम के इस एक शख्स का भी जिक्र है। इसके अलावा पूर्व राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर का नाम भी चैट में आता है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर में बता दें कि महाराष्ट्र के 9 जिलों, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के एक जिले में पोल्ट्री तक फैला बर्ड फ्लू। जहां दोस्तों, केंद्र सरकार ने शनिवार को कहा कि महाराष्ट्र के 9 जिलों में पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू फैलने की पुष्टि हो गई है। वहीं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के एक जिले में मुर्गियों को मारने का काम जारी है। पोल्ट्री के अलावा उत्तराखंड, गुजरात और उत्तर प्रदेश में कौवों में और दिल्ली में कबूतर, उल्लू और बगुलों में इस बीमारी के फैलने की पुष्टि हुई है। हालांकि केंद्र सरकार ने राज्यों से पोल्ट्री उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने के फैसले पर पुनर्विचार करने और उन राज्यों और क्षेत्रों से आने वाली पोल्ट्री और पोल्ट्री उत्पादों की बिक्री की अनुमति देने का आग्रह किया है, जहां बर्ड फ्लू का प्रकोप नहीं है। भारत में बर्ड फ्लू यानी एवियन इन्फ्लुएंजा दूसरे देशों से आने वाली प्रवासी पक्षियों से फैलता है, जो सितंबर और मार्च के बीच आते हैं। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुधन और डेयरी मंत्रालय ने बर्ड फ्लू पर नवीनतम जानकारी जारी करते हुए कहा कि शनिवार तक महाराष्ट्र के लातूर, परभनी, नांदेड़,
नांदेड़, पुणे, सोलापुर, यवतान, अहमदनगर, बीड और रायगढ़ जिलों में पोल्ट्री में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। छत्तीसगढ़ के बलौद और मध्य प्रदेश में हारदा जिले में बर्ड फ्लू से प्रभावित मुर्गियों को मारा जा रहा है। मंत्रालय ने बताया कि बर्ड फ्लू से पैदा हुए हालात पर नजर रखने के लिए गठित केंद्रीय दल स्थिति की निगरानी कर रहा है। ये दल प्रभावित इलाकों का दौरा भी कर रहा है। पोल्ट्री और पोल्ट्री उत्पादनों की बिक्री पर रोक लगाने के फैसले पर राज्यों से पुनर्विचार करने की अपील करते हुए मंत्रालय ने कहा कि चिकन और अंडे को अच्छी तरह से पकाकर खाने में कोई नुकसान नहीं है। उपभोक्ताओं को अफवाह पर ध्यान नहीं देना चाहिए। दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल है, आपको बताना है कि असम की राजधानी कहाँ है। सही जवाब आप कमेंट में दे करके जीत सकते हैं शानदार उपहार। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। दोस्तों, अगली बड़ी खबर में बता दें कि कोविन ऐप में गड़बड़ी के चलते महाराष्ट्र में सोमवार तक बंद रहेगा टीकाकरण। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में कोरोना वायरस टीकाकरण कार्यक्रम सोमवार तक स्थगित कर दिया गया है। दरअसल कोरोना टीकाकरण कार्यक्रम कोविन ऐप के जरिए चल रहा है और शनिवार को स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि कोविन ऐप में गड़बड़ी के चलते टीकाकरण कार्यक्रम 18 जनवरी तक रोक दिया गया है। बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने शनिवार को जारी एक बयान में कहा कि 16 जनवरी को कोरोना वायरस टीकाकरण कार्यक्रम के दौरान कोविन ऐप में तकनीकी खामी देखने को मिली है। केंद्र सरकार की ओर से समस्या का समाधान करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि टीका लगवाने के लिए डिजिटल रजिस्ट्रेशन का होना अनिवार्य है। समस्या को देखते हुए सरकार ने शनिवार को ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की अनुमति दी। हालांकि सरकार ने निर्देश दिया है कि आगे से सभी एंट्री ऐप के जरिए की जाएगी। तकनीकी खामी की वजह से टीकाकरण कार्यक्रम को सोमवार तक स्थगित कर दिया गया है। कोविन ऐप की गड़बड़ी ठीक होने के बाद टीकाकरण कार्यक्रम दोबारा शुरू होगा। बता दें कि कोरोना वायरस टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत के मौके पर शनिवार को देश के जाने माने डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन के टीके लगाए गए। टीका लगवाने वाले कई डॉक्टरों ने कहा कि उनका मकसद वैक्सीन को लेकर लोगों के भीतर व्याप्त डर को दूर करना है। बीएमसी का दावा रहा कि पहले दिन टीकाकरण कार्यक्रम सुचारू रूप से चला। तो टीका लगवाने वाले कुछ लोगों का दावा है कि उन्हें कुछ ही घंटे पहले वैक्सीन लगवाने की जानकारी दी गई। निगम संचालित सियान अस्पताल और मेडिकल कॉलेज के डीन मोहन जोशी को सबसे पहले वैक्सीन का टीका दिया गया। इसके बाद 42 अन्य डिपार्टमेंट के प्रमुख एसोसिएट प्रोफेसरों को टीके दिए गए। जोशी ने कहा कि टीका सुरक्षित है और सभी स्वास्थ्य कर्मियों को टीका जरूर लगवाना चाहिए, जिससे कि वायरस संक्रमण से सबका बचाव हो सके। दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। किसान आंदोलन के सपोर्ट में उतरे सपना चौधरी के पति वीर साहू, सोशल मीडिया पर दिल्ली कूच की अपील। दोस्तों, बता दें कि केंद्र सरकार के कृषि कानून के खिलाफ चल रहे किसानों के विरोध को बॉलीवुड के चर्चित चेहरों से लेकर पंजाबी फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री के बड़े नामों का सपोर्ट मिल रहा है। इसी कड़ी में एक और नाम हरियाणा की फेमस डांसर और एक्ट्रेस सपना चौधरी के पति वीर साहू का भी नाम जुड़ गया है। वीर साहू ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के लिए किसान आंदोलन को अपना समर्थन दिया है। इसके साथ ही वीर साहू ने शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली कूच की भी लोगों से अपील की है। दरअसल वीर साहू ने अपने फेसबुक पोस्ट में 26 जनवरी को दिल्ली कूच करने की अपील की है। इससे पहले सपना चौधरी ने भी किसान को अपना समर्थन दिया था। वीर साहू ने पोस्ट में लिखा कि किसान आंदोलन में वो घड़ी आ गई है जब घर से निकलकर अपने किसान भाइयों के साथ मैदान में आने का सबसे जरूरी मौका आ पड़ा है। आप सभी ने अलग अलग तरीके से किसान आंदोलन में अपना सहयोग किया है, लेकिन अब 26 जनवरी के लिए घर से निकलकर शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली कूच में शामिल होना आप और हम सबकी जिम्मेदारी है। इसलिए सभी साथी दिल्ली कूच की तैयारी करें और किसान मजदूर के हितों के लिए एक होकर आगे बढ़ें। तो दोस्तों, किसान आंदोलन को लेके आप क्या सोचते हैं, आपका क्या विचार है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि संतों ने बुद्धि शुद्धि यज्ञ कर तांडव फिल्म का किया विरोध। सीएम योगी को चिट्ठी लिखकर किया आंदोलन की चेतावनी। बता दें कि बॉलीवुड की फिल्म को लेकर एक बार फिर से हंगामा हो रहा है। ये हंगामा कहीं और नहीं, किसी और के जरिए नहीं, बल्कि काशी के संत कर रहे हैं। काशी के संतों ने फिल्म तांडव के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है और बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। शुरुआत में अपनी आपत्ति दर्ज करते हुए काशी के संतों ने इस फिल्म के निर्माताओं कलाकारों के लिए बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया है। वहीं फिल्म के पोस्टर को संतों ने अग्नि के हवाले कर दिया है। इसके साथ ही संतों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कलाकारों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। विवाद और बॉलीवुड फिल्मों का चोली दामन का साथ रहा है। एक बार फिर से ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुए फिल्म तांडव को लेकर बवाल शुरू हो गया है। बवाल की वजह है तांडव फिल्म का एक सीन। फिल्म तांडव के इस सीन में स्टेज पर दो कलाकार आपस में एक ड्रामा कर रहे हैं। उसी दरमियान कलाकार जिशान अय्यूब के द्वारा एक डायलॉग बोला जाता है। इस डायलॉग में भगवान राम और भगवान शिव को लेकर कहा गया है कि भगवान राम आजकल डिमांड में हैं।
महादेव आप कुछ करिए, तो वहीं जेएनयू की तरह इस फिल्म में भी आज़ादी संबंधित नारे लगाए गए हैं, जिसमें आपत्तिजनक बातें बताई जा रही हैं। अब फिल्म का ये सीन विवाद की जड़ बनता जा रहा है। जैसे ये फिल्म रिलीज हुई, फिल्म के इस हिस्से पर काशी के संतों की तरफ से विरोध के स्वर फूट पड़े हैं। विरोध इतना ज्यादा बढ़ गया कि फिल्मी कलाकारों के खिलाफ बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया गया है। साथ ही साथ तत्काल इस पर कार्रवाई करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी पत्र लिखा गया है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि योगी सरकार यूपी में बना रही है 37 नए स्टेडियम। खेल जगत में युवाओं को मिल सकेंगे सुनहरे अवसर। बता दें कि उत्तर प्रदेश में युवाओं को खेल जगत में प्रोत्साहित करने के लिए नए स्टेडियमों को तैयार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा के बाद युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग की ओर से प्रदेश में नए स्टेडियमों का निर्माण कार्य विभिन्न जनपदों में किया जा रहा है। योगी सरकार के निर्देशन में विभाग की ओर से खेलो इंडिया के तहत प्रदेश में 18 तथा मुख्यमंत्री घोषणा के तहत 19 स्टेडियम बनेंगे। प्रदेश में दोनों योजनाओं के तहत जनपदों में 37 नए स्टेडियम बनेंगे, जिसमें से 35 स्टेडियमों का निर्माण कार्य चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा के तहत अयोध्या, हरदोई, कानपुर देहात, गोरखपुर, कौशाम्बी, आगरा, बांदा, प्रतापगढ़, बिजनौर, हाथरस, प्रयागराज, कुशीनगर, गोंडा, बदायूं, मिर्जापुर में 1-1 और उन्नाव व हमीरपुर में 2-2 स्टेडियम के निर्माण का कार्य किया जा रहा है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि सचिन पायलट को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। कांग्रेस का महासचिव बनाए जाने के अटकलें तेज। बता दें कि कांग्रेस संगठन में जल्द ही बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। राहुल गांधी के भारत लौटने के बाद संगठन में फेरबदल की उम्मीद जताई जा रही है। इसमें राजस्थान के पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ रहे सचिन पायलट को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में कोई बड़ा पद मिल सकता है। हाल ही में संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और सचिन पायलट के बीच हुई मुलाकात के बाद अटकलें तेज हो गई है। सचिन पायलट को एआईसीसी का महासचिव बनाया जा सकता है। राजस्थान के सियासी गलियारों में चल रही अटकलों की माने तो सचिन पायलट को कांग्रेस पार्टी किसी भी राज्य में प्रभारी महासचिव बना सकती है। बता दें कि राजस्थान में बगावत के बाद से यह तय हो गया था कि सचिन पायलट को राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारी मिल सकती है। हालांकि इस पर अभी तक किसी भी तरफ से कोई बयान नहीं आया। इस पर अंतिम फैसला कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ले सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कांग्रेस पार्टी नए अध्यक्ष का चुनाव के लिए अधिवेशन बुलाने की तैयारी कर रही है। माना जा रहा है कि अधिवेशन के बाद ही नए संगठन का विस्तार होगा। संगठन विस्तार में ही सचिन पायलट का नाम का ऐलान किया जा सकता है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि क्या दिल्ली की राजनीति से होगी शहनवाज हुसैन की विदाई। बीजेपी ने बनाया एमएलसी उम्मीदवार। जी हां दोस्तों, पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन की दिल्ली की राजनीति से विदाई के संकेत मिले हैं। पार्टी ने उन्हें राज्य की राजनीति में भेजने का फैसला लिया है। आलाकमान ने शनिवार को उन्हें बिहार विधान परिषद चुनाव में उम्मीदवार घोषित कर दिया है। दरअसल बिहार विधान परिषद के लिए 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। दोनों सीटें भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी और विनोद नारायण झा के इस्तीफे के बाद खाली हुई है। इनमें से एक सीट पर भाजपा ने हुसैन के नाम की घोषणा की है। इसके साथ ही उनकी चुनावी राजनीति में वापसी हो गई है। भाजपा नेता हुसैन 2 बार भागलपुर से सांसद रह चुके हैं। एक बार 1999 में किशनगंज से भी लोकसभा सांसद चुने जा चुके हैं। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में हार के बाद ये पहला मौका है जब चुनाव मैदान में उतरेंगे। साल 2014 में वो भागलपुर से लोकसभा का चुनाव हार गए थे, जबकि 2019 में उन्हें पार्टी ने टिकट नहीं दिया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में वो नागरिक उड्डयन मंत्री भी रह चुके हैं। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।